हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम चैप्टर करेंगे जर्नल एंट्री और इसके अंदर टॉपिक करेंगे हम ये, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट वाले इस टॉपिक को जो हम बेसिकली यहाँ पे कवर करने वाले हैं और जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में स्टूडेंट्स को हमेशा डाउट रहता है इन दो पर्टिकुलर टॉपिक्स में कि कब हमें ट्रेड डिस्काउंट को डेबिट करना है और कब हमें कैश डिस्काउंट को डेबिट वगैरह करना है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे हम। पहले इनका मीनिंग समझेंगे, इन दोनों में डिफरेंट समझेंगे और उसके बाद इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हम करेंगे, यानी कि जनरल एंट्री में इनको कैसे आपको पास करना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं कि आखिर डिस्काउंट का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग अ कंसेशन और द डिडक्शन, यानी कि जब हम किसी को अपनी इच्छा से कंसेशन या फिर डिडक्शन देते हैं, यानी कि एक तरीके से अमाउंट में छूट देते हैं कि आप पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट पे ना करके थोड़ा सा रिडक्शन अमाउंट, रिड्यूस अमाउंट आप बेसिकली पे कर सकते हैं। जैसे कि कोई किसी गुड्स का अगर प्राइस 100 रुपीज़ है तो हम उसको बोल देते हैं कि आपने 95 हमें पे कर दो। तो जो 5 रुपये हमने यहाँ पर पे नहीं किया, फिर लेस कर दिए, ठीक है, इसी को बोलते हैं बेसिकली डिस्काउंट। ये था इसका एलपी, लिस्ट प्राइस या फिर कॉस्ट प्राइस। ये थी इसकी एफपी, यानी कि फाइनल पेमेंट कितनी हुई है 95 की, और ये हमारा डिस्काउंट 5 रुपीज़ का। तो अ कंसेशन और डिडक्शन अलाउड एट अ स्पेसिफाइड रेट फ्रॉम द प्राइस ऑफ गुड्स गिवन बाय द सेलर टू बायर। यानी कि सबसे पहले आपको समझना है कि जो डिस्काउंट है कौन देता है, सेलर देता है, शॉपकीपर देता है, किसको देता है, बायर को देता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि बायर शॉप पे जाएगा और बोलेगा कि आज मेरा जो है 95 पे करने का मन है तो मैं आपको 5 रुपीज़ का डिस्काउंट देता हूँ। बायर कभी भी जो है डिस्काउंट नहीं देता। बायर इज़ द रिसीवर, वो डिस्काउंट को रिसीव करता है, टेक करता है। तो सेलर देता है डिस्काउंट, बायर को देता है, और किसी भी स्पेसिफाइड रेट पर हो सकता हो, किसी भी गुड्स पे हो सकता है, और उसको रिड्यूस किया जाता है, माइनस किया जाता है। तो यहाँ तक हमने इसका मीनिंग समझ लिया। अब इसके बाद हमें समझना है, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल। ये एक शॉपकीपर है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ये बंदा शॉपकीपर है जिसके पास काफ़ी सारी गुड्स हैं, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हैं, या फिर फ़िलहाल यहाँ पर ये इसके लिए कस्टमर है जिसको स्टडी के लिए बुक्स की नीड है। ये शॉपकीपर से गुड्स परचेज कर लेता है। तो ये वाली जो बुक्स है, हाँ जी, ये वाली जो बुक्स है परचेज करने के बाद वो आ जाती है इसके पास, कस्टमर के पास या फिर स्टूडेंट्स के पास। अब बात करते हैं इसकी प्राइस के लिए। अगर यहाँ पर हर एक बुक्स की कीमत कितनी है 100 रुपीज़, ये मान लेते हैं। हर एक बुक्स की जो कीमत है वो 100 रुपीज़, ठीक है। इसने 4 बुक्स खरीदी हैं। जब ये लमसम में, यानी कि क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाकर बल्क में गुड्स को परचेज करेगा तो इस बंदे को मिलता है यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। यानी कि इनका टोटल हमने किया वो बनता है 400, लेकिन ये बंदा बोलता है, शॉपकीपर इसको बोलता है कि आप अगर जो एक साथ इतनी सारी बुक्स खरीदोगे तो हम आपको जो 10% का डिस्काउंट देंगे। इसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। शॉपकीपर ने दिया है, बायर को दिया है, कस्टमर को दिया है, और ज़्यादा बल्क में खरीदने के बाद दिया है। तो ट्रेड डिस्काउंट का मीनिंग हमें यहाँ पे समझ में आ जाता है कि जब भी कोई कस्टमर बल्क में क्वांटिटी परचेज करता है तब ही ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर बेसिकली मिलता है। तो 400 का जो 10% होगा 40 रुपये, तो इसको माइनस कर देते हैं, ब्रैकेट का मतलब माइनस होता है अकाउंट्स के अंदर, तो 360 रुपीज़, ठीक है। तो ये लिस्ट प्राइस था, ये ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दिया गया और इसके बाद फाइनल जो पेमेंट हुई है, अब ये पेमेंट कितना करेगा 360 का। अब यहाँ पर ये बोलता है कि मैं आपको 1 मंथ के बाद, यानी कि 1 मंथ लेटर आपको पेमेंट में कर देता हूँ, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, बल्क में क्वांटिटी हो तो भी खरीदें। पेमेंट के बिहाफ में ट्रेड डिस्काउंट नहीं होता, सिर्फ बल्क के बिहाफ में होता है कि क्वांटिटी ज़्यादा परचेज की है तो उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। इसने 1 मंथ का यहाँ पर प्रॉमिस किया है, लेकिन नेक्स्ट वीक आफ्टर 7 डेज ये बोल देता है। शॉपकीपर यहाँ पर बोलता है कि अगर आप 1 महीने बाद पेमेंट करेंगे, इससे अच्छा है आप 7 डेज के अंदर पेमेंट कर दो और 10% का डिस्काउंट और ले लो। यानी कि 360 की जगह आपको सिर्फ जो है 36 रुपये और लेस कर देते हैं। 360 का 10% कितना आएगा 36। तो अब आपको यहाँ पर कितना अमाउंट देना है 324, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर आप बल्क में क्वांटिटी खरीदते हो तो आपको कौन सा डिस्काउंट मिलेगा, ट्रेड डिस्काउंट। और अगर आप अर्ली पेमेंट करते हो, अगर आप फिक्स टाइम से पहले पेमेंट कर देते हो तो भी आपको कैश डिस्काउंट मिल जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट कनेक्टेड है बल्क क्वांटिटी से, और कैश डिस्काउंट कनेक्टेड है फिर डिपेंड है पेमेंट से, अर्ली पेमेंट से। तो यहाँ पर टाइम फैक्टर आ जाता है कि जब आप टाइम से पहले पेमेंट कर देते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलता है।
तो ये तो एक बेसिक सा डिफरेंट है इन दोनों के बीच में कि कब ट्रेड डिस्काउंट मिलता है और कब कैश डिस्काउंट मिलता है। कॉमन दोनों के अंदर ये बात है कि इसको भी माइनस करना होता है, इसको भी माइनस करना होता है, क्योंकि डिस्काउंट तो रिडक्शन होता है, कंसेशन होता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब आते हैं यहाँ पर थोड़े से टेक्निकल पार्ट पे। चलिए, डिस्काउंट चाहे ट्रेड डिस्काउंट हो चाहे कैश डिस्काउंट हो, वो हमेशा माइनस होगा। ठीक है, एक बात और कर लेते हैं, अगर शॉपकीपर 10% डिस्काउंट ट्रेड का दे रहा है और 10% ही कैश डिस्काउंट दे रहा है, तो पहले किसको माइनस किया जाएगा? तो पहले आपने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना होता है, यानी कि प्रायोरिटी के केसेस में पहले आता है ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड पे आता है आपका यहाँ पर ये जो ये कैश डिस्काउंट था, ये आता है सेकंड नंबर पे। यानी यहाँ पर सीक्वेंस मैटर करता है, बट क्योंकि यहाँ पर 10% था दोनों केस में, तो अमाउंट सेम ही आएगा 400 का। ये वाला 10% भी सेम ही बनेगा, ये वाला 10% भी सेम बनेगा, बट मोस्टली केसेस में परसेंटेज सेम नहीं होती है। वहाँ पर आपको ये सीक्वेंस याद रखना कि पहले आपको कॉस्ट प्राइस में से ये जो मेन प्राइस है, लिस्टेड प्राइस है, इसमें से आपने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना है। फिर जो रिमेनिंग पार्ट बचेगा, रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, ये 10% फिर इस पर चार्ज करना है। फिर इसको माइनस करने के बाद फिर आपने जो यहाँ पे 324 की फाइनल पेमेंट कर देनी है। और भी समझेंगे इसको आगे। चलिए, डिस्काउंट को सबसे पहले माइनस करना होता है। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट दो कैटेगरी में होते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन के टाइम पर कैलकुलेशन दोनों की होगी, यानी कि अगर यहाँ पर ये 10% डिस्काउंट है और यहाँ पर भी अगर मान लेते हैं 5% डिस्काउंट है, तो दोनों का अमाउंट निकाला जाएगा। जैसे कैलकुलेशन का मतलब है यहाँ पर हमारा ट्रेड डिस्काउंट बन रहा था 40 रुपये ये वाला, और यहाँ पर बन रहा था 36 रुपये, तो कैलकुलेशन तो दोनों की हुई है, दोनों को माइनस भी किया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताएगी, कैलकुलेशन हो जाएगी, माइनस किया जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्डिंग इनकी नहीं होगी, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट भी होते हैं जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्डिंग नहीं होती, और कैश डिस्काउंट की हमेशा बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्डिंग होती है। ये आपको यहाँ पर डिफरेंट समझना है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ जर्नल एंट्री के पास करते टाइम, हमारी जर्नल एंट्री यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके रिड्यूस अमाउंट पर लेकर तो आ जाएंगे, लेकिन कभी भी जर्नल एंट्री में डेबिट या क्रेडिट ट्रेड डिस्काउंट को नहीं किया जाता, बस उसको माइनस करके छोड़ दिया जाता है। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं लेकिन डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव तो हमें दिखाई देता है, वो किसका पार्ट है? तो आपने समझ जाना, कैश डिस्काउंट वाला जो पार्ट है, जब हम अर्ली पेमेंट करते हैं, जहाँ पर हमारा टाइम फैक्टर मैटर करता है, तो वो जो डिस्काउंट है उसमें होता है हमारा डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। यानी ये जो डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड किस कैटेगरी के अंडर आते हैं? ये आपके कैश डिस्काउंट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब डिस्काउंट हम दे रहे हैं, मान लेते हैं हम एक शॉपकीपर हैं, हम उसके अंदर अकाउंटिंग करते हैं, तो हमने सामने वाले बंदे को जो है 50 रुपये छोड़ दिए, आपको डिस्काउंट दे, तो हमारा लॉस है, यानी कि उसको 100 रुपीज़ देने थे। जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि सामने वाले का जो कॉस्ट बनती है वो 400 रुपये की बनती है, लेकिन हमने बोला आप 360 रुपये दे दो, तो 40 रुपये जो हमने उस पर छोड़ दिए वो हमारा लॉस हो गया है। तो इस वजह से हमेशा जर्नल एंट्री के टाइम पर डिस्काउंट अलाउड को आपने डेबिट करना है और डिस्काउंट रिसीव को आपने क्रेडिट करना है। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने अर्ली टाइम पे अर्ली पेमेंट किसी बंदे को कर दिया है जिसकी से हमें डिस्काउंट मिल गया है, तो डिस्काउंट मिलता है तो इनकम है, डिस्काउंट देते हैं तो लॉसेस है, एक्सपेंडिचर है। तो इस वजह से आपने जब डिस्काउंट दिया है तो उसको डेबिट करना है, और जब इनकम आती है तो उसको क्रेडिट करना है। डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होगा और डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होगा। कुछ पॉइंट्स और हैं इन दोनों के बीच में, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। होलसेल, यानी ट्रेड डिस्काउंट हमेशा होलसेल पे होता है जब हम बल्क में क्वांटिटी खरीदते हैं, यानी कि अगर हम एक बल्ब खरीदते हैं तो शायद उस पर ट्रेड डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन 1000 बल्ब, 100 बल्ब, 50 बल्ब खरीदते हैं, 50 बुक्स खरीदते हैं, तो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। और ये मिलता है अर्ली पेमेंट। अर्ली का मतलब है टाइम फैक्टर, आपने एक मंथ के बाद पेमेंट करनी थी, शॉपकीपर ने फ़ोन करके बोला कि अगर आप एक हफ्ते के अंदर अभी पेमेंट कर देते हो 5 दिन या फिर एक हफ्ते के अंदर, तो आपको 10% डिस्काउंट मैं और दूंगा। यहाँ पर टाइम फैक्टर आ जाता है कि कम टाइम पे अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में आप चीज़ों को खरीदोगे तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा। सेम बात है, यहाँ पे क्वांटिटी फैक्टर है बल्क में और यहाँ पर टाइम फैक्टर है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक इनवॉइस प्राइस है जिसको लिस्टेड प्राइस भी बोल सकते हैं 50,000 का, ये मान लेते हैं एक एलईडी टीवी है, या फिर यहाँ पर फोटो ही लगा देते हैं, फोटो लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने यहाँ पर एक कंप्यूटर खरीदा, लैपटॉप खरीदा जिसकी कीमत है 50,000 रुपीज़। शॉपकीपर ने हमें दिया कि आप ट्रेड डिस्काउंट ले लो 20% पे, लिस्ट प्राइस आपका था 50,000, ठीक है। तो शॉपकीपर बोलता है कि आपको 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पर,
तो जैसे ही हमने 50,000 का 20% किया, ठीक है, तो ये हमने पीसी खरीदे, काफ़ी सारे खरीदे, मान लेते हैं उनकी सभी की कीमत 50,000 है, सभी की मान लेते हैं, ठीक है, वरना बड़ा अमाउंट बन जाएगा। या फिर मान लेते हैं एक ऐसा कर लेते हैं, जो एक पीसी है, एक लैपटॉप वो 10,000 का, ऐसे ऐसे हमने 5 खरीदे हैं, तो बल्क में आ गए, ठीक है। तो हमें ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है 2% का, 20%, और कैश डिस्काउंट हमें यहाँ पर अवेलेबल हो पा रहा है 10% का। तो सबसे पहले आपने 50,000 का 20% करोगे। जैसे 50,000 पे आप 20% लगाओगे तो आपके पास आएगा 10,000 का अमाउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट, जैसे आपने डिस्काउंट वर्ड देखा तो आपने इसको माइनस कर दिया, 50,000 में से इसको माइनस कर दिया, ये आया 40,000। अब क्योंकि हमने बोला ट्रेड डिस्काउंट की कहीं पे भी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, देखो बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती है, फिर जनरल एंट्री में इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। असली एंट्री हमारी अब यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से, इसके बाद से। फिर से बोला शॉपकीपर ने कि अगर आप टाइम से पहले पेमेंट कर देते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो और वो कितना रेट है 10%। तो जैसे हमने 40,000 पे, अब देखो ये जो 10% ये लगेगा इस पे 40 पे, ठीक है, ऐसे याद रखना है। और जो ट्रेड डिस्काउंट 20% था वो लगा था 50 पे, ऐसे रिड्यूस होती आएंगी। 50 में से 20% लगा तो 40 बचा, 40 पे अब 10% लगा, 4,000 आया, तो इसको माइनस करने के बाद आया 36,000। ये है हमारी फाइनल पेमेंट जो कि हमने लास्ट में करनी है। अब आपको यहाँ से कंसिडर करना है चीज़ों को, 40,000 में पे करने थे, डिस्काउंट के बाद हमने एक्चुअल में 36,000 पे किए, 4,000 का जो हमें रिलैक्सेशन मिल गया या फिर जो अमाउंट हमने पे यहाँ पर नहीं किया वही हमारा डिस्काउंट है, क्योंकि अर्ली पेमेंट के बिहाफ में मिला ये डिस्काउंट, तो ये कैश डिस्काउंट है। अब देखिए यही डिस्काउंट आपका, इसकी कैलकुलेशन भी हुई है, कैलकुलेशन तो दोनों के होते हैं, लेकिन जनरल एंट्री में इसको रिकॉर्ड करेंगे इस वाले अमाउंट को, जबकि इस वाले अमाउंट को जनरल एंट्री में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं जब इस वाले अमाउंट को रिकॉर्ड करना ही नहीं है तो इसको कैलकुलेट क्यों किया। रीज़न ये है कि अगर हम 50,000 पर ही 10% लगा देते हैं, जो कि 5,000 बनता, तो हमें 45,000 देने पड़ते हैं, जबकि हमें एक्चुअल में 36,000 देने हैं। तो इसको माइनस किया जाता है, रिड्यूस वैल्यू पर हमें जो कैश डिस्काउंट को यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? छोटा सा न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। अब जनरल एंट्री में देखिए, हमने गुड्स परचेज की, मैंने कहा था कि आपकी जो एंट्री यहाँ से स्टार्ट होगी, अब इसके नीचे से 40,000 से यहाँ से स्टार्ट हो जाए। तो गुड्स हमने परचेज की, परचेज अकाउंट डेबिट टू 40,000। गुड्स परचेज अकाउंट को इसलिए डेबिट किया, मान लेते हैं हमने इसको ना रीसेल के लिए खरीदा है। काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे भाई कंप्यूटर तो असेट्स होता है, आप इसको गुड्स अकाउंट के अंदर, परचेज अकाउंट के अंदर कैसे दिखा सकते हैं? तो मैं बोलता हूँ कि हमने इसको रीसेल के लिए परचेज किया है, ये हमारी असेट्स नहीं है। हमने कंप्यूटर को ऑफिस में यूज़ करने के लिए नहीं खरीदा, काफ़ी सारे पीस मंगाए और मार्जिन करने के बाद, इनको पैकिंग करने के बाद हम सेल कर देते हैं किसी दूसरे स्टेट में जहाँ पर हमें ज़्यादा पैसे में सेल होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। एक तो आपको हमेशा याद रखना है कि कैश का और डिस्काउंट का हमेशा सेम रिलेशन है, यानी कि कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा, ठीक है। और इस वाली एंट्री में देखो, कैश अगर डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। अगर आप एग्जाम में भूल जाते हैं कि डिस्काउंट अलाउ को डेबिट करना, लॉजिक वाइज याद नहीं रहता, तो आपको ये याद रखना कि दोनों साथ में रहते हैं, बिल्कुल ट्विन ब्रदर्स की तरह है, कज़न, कि अगर कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। और जब भी डिस्काउंट डेबिट होता है तो आपने वहाँ पे अलाउड वर्ड यूज़ करना है, सॉरी, तो आपने वहाँ पे अलाउड वर्ड यूज़ करना है। और जब भी डिस्काउंट क्रेडिट होता है तो आपने डिस्काउंट रिसीव वर्ड यूज़ करना है, बस। तो देखिए गुड्स परचेज की 40,000 की, और हमने अल्टीमेटली पेमेंट कितने का किया, 36,000 का, तो आपने 2 कैश कर देना है, हमारी असेट्स कम हो जाएगी कैश में पेमेंट करने के बाद। तो 30,000 से हमने 36 से हमने कर दिया क्रेडिट। और जो हमें मिला है भाई 4,000 का हमें बेनिफिट मिल गया, हमें 4,000 का अमाउंट देना नहीं पड़ रहा, डिस्काउंट दे दिया शॉपकीपर ने, तो ये हमारी इनकम है, और इनकम को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मिल रहा है इसलिए इनकम है, इसको क्रेडिट करते हैं। इसके बाद सेम एंट्री, या फिर अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये तो डिस्काउंट रिसीव का था, अब डिस्काउंट अलाउ का देखते हैं। लिस्टेड प्राइस है 1,00,000 का, यानी कॉस्ट है 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% हमें कैश डिस्काउंट देना है। यानी कि यहाँ पर अब हम जो है शॉपकीपर की शॉप में बैठे हुए हैं, आप ऐसे बोल सकते हो कि अब हम अकाउंटिंग यहाँ पे शॉपकीपर के लिए कर रहे हैं, भाई शॉपकीपर ही देगा डिस्काउंट। और यहाँ पर हम अकाउंटिंग कर रहे थे कस्टमर के बिहाफ में, कोई कस्टमर है या फिर कोई एक कंपनी है जिसने ये गुड्स परचेज की है, तो हम सप्लायर हो जाएंगे, सामने वाला सप्लायर हो जाएगा, हम जो है कस्टमर हो जाएंगे, तो उसके बिहाफ में कीजिए। 1,00,000 की लिस्ट प्राइस है, 10% का डिस्काउंट है, 5% का कैश डिस्काउंट है। तो सबसे पहले आपने 1,00,000 के अमाउंट में से सबसे पहले क्या माइनस होगा, ट्रेड डिस्काउंट। पहली प्रायोरिटी हम देंगे ट्रेड डिस्काउंट को, 10% है, 1,00,000 का 10% कितना होता है, 10,000। इसको माइनस किया, डिस्काउंट तो दोनों ही माइनस होने हैं, और फिर 90,000 पे 5% लगाया तो 4500 आया, ठीक है।
दोनों डिस्काउंट को माइनस कर दिया, एंट्री आपकी यहाँ से होगी, इसके नीचे वाले पार्ट से स्टार्ट, यानी कि एंट्री आपकी यहाँ से होगी, इसकी रिकॉर्डिंग होगी, इसकी रिकॉर्डिंग होगी और इसकी रिकॉर्डिंग होगी, इन 3 पार्ट्स की होगी, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बस इसको माइनस करके कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक है जी। अब देखिए, क्योंकि हमने यहाँ पे सेल्स किया है, ऐसा मान लेते हैं कि हमने 1 लाख की गुड्स की सेल्स किया है, तो सेल्स किया है तो कैश आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट 85,500, और जो अमाउंट हमने छोड़ दिया डिस्काउंट अलाउ, तो इसको डेबिट कर देना है। पहले ही बताया था कैश अकाउंट और डिस्काउंट जो साथ के साथ में आता है, अगर रिसीव है तो क्रेडिट और अलाउ है तो डेबिट कर देना है। सेल्स के सेल्स हमारी इनकम है तो इनकम को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हो। और यहाँ पर हमारी असेट्स बढ़ रही है तो इसलिए डेबिट किया, असेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। और डिस्काउंट अलाउड हमारा क्या है, एक्सपेंडिचर है। जब भी हमारा एक्सपेंसेस और लॉसेस हमें दिखाई देता है कंपनी के अंदर, हम उसको भी क्रेडिट करते हैं, सॉरी डेबिट करते हैं। लो, तीनों एंट्री का रीज़न बता दिया मैंने। इसके बाद आते हैं हम अपने एग्जाम्पल पर, और इस एग्जाम्पल में हम बेसिकली 7 पॉइंट कवर करेंगे, और इन 7 पॉइंट में हम ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड जितनी भी सिचुएशन आ सकते हैं, मैक्सिमम सिचुएशन को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट एग्जाम्पल को सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पर लिखा पेड कैश टू महेश रुपीज इतना एंड डिस्काउंट रिसीव। जब भी हम पेमेंट करते हैं, डजेंट मैटर कि हमने परचेज किया है उसके बिहाफ में पेमेंट कर रहे हैं या फिर किसी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, तो हम हमेशा कैश अकाउंट को कर देते हैं क्रेडिट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब भी बिजनेस से कोई असेट जाती है तो हमें क्रेडिट करना होता है। और यहाँ पर कितना किया है, पेड कैश टू महेश 9600, दिख रहा है आपको, ये रहा 9600 की यहाँ पर पेमेंट की है और डिस्काउंट लिया। फिलहाल पेमेंट पे आते हैं। लो जी, क्रेडिट वाले कॉलम में आपने लिख देना है 9600। जिस पार्टी को पेमेंट किया है डेबिट द रिसीवर, यानी जिस बंदे ने वो पेमेंट रिसीव की है उसको आपने क्या करना है, डेबिट करना है। तो महेश इज द रिसीवर, तो महेश को आपने यहाँ पे डेबिट कर दिया है। ठीक है, पेड कैश टू महेश 96 एंड डिस्काउंट रिसीव। मैंने बताया था कैश के साथ हमेशा डिस्काउंट आता है, अगर कैश 2 की फॉर्म में आ रहा है फिर कैश नीचे आ रहा है तो आपने डिस्काउंट को भी नीचे करना है, ऐसे आप याद कर सकते हो। और डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने है 400। अब यहाँ पर आपने देखनी है कि डेबिट में आखिर कितना अमाउंट आएगा कि हमारा टैली कर जाए, तो यहाँ पर आएगा आपका 10,000। अब यहाँ पर देखिए ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट मैच कर रहा है, इक्वल कर जा रहा है आपका, और ये हमें बेसिकली टैली करना होता है। तो ये एंट्री हमारी यहाँ पर टैली कर जाती है। अब यहाँ पे किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। तो महेश को हमने पेमेंट की है, 9600 की पेमेंट की और 400 का हमने जो है डिस्काउंट ले लिया, तो अल्टीमेटली 10,000 से हमने उसके अमाउंट को डेबिट कर देना है। क्यों? क्योंकि जब हमने गुड्स परचेज की होगी तो 10,000 से वो डेटर शो कर रहा होगा, अब वो 10,000 से जो है खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड वाली एंट्री देखिए आप, सेकंड एंट्री कहते हैं रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण 4900 एंड डिस्काउंट अलाउ। सबसे पहले आपने इसकी कर देनी है कि जब भी हमारे पास कोई असेट्स आती है तो हमने उसको डेबिट करना होता है। कैश हमारी असेट्स है, ठीक है, कैश इंक्रीज करते हैं तो डेबिट करते हैं, और डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल भी है कि जब भी बिजनेस के अंदर कुछ आता है तो हम डेबिट करते हैं। क्या आ रहा है, कैश आ रही है, तो आपने कैश अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर देना है। कैश अकाउंट डेबिट कितने अमाउंट से, 4900। फ्रॉम अरुण, देने वाला कौन है, अरुण, तो क्रेडिट द गिवर। अगर यहाँ पे डेबिट द रिसीवर होता है महेश था, तो यहाँ पे क्रेडिट द गिवर आ जाएगा। पार्टी का नाम क्या है, अरुण, ठीक है, अमाउंट बाद में लिखना है। एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100। अब यहाँ पे देखिए डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, तो हमने उसको डेबिट करना होता है, या तो आप ऐसे याद कर सकते हो, या फिर कैश अगर डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा, डिस्काउंट अलाउड। जैसे मैंने बताया था कि कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलते हैं, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट किया, और कैश यहाँ पे डेबिट हुआ तो डिस्काउंट को भी यहाँ पे डेबिट ही किया। अब यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड में अमाउंट डाल देना आपको 100 रुपीज़, और टैली कर देंगे हम इसको 5000 से, यानी कि अरुण को 5000 देने थे हमारे, लेकिन उसने 4900 रुपये दिए, और जो 100 रुपये उसने नहीं दिए वो हमारे लिए लॉसेज है, तो हमने उस लॉसेज को यहाँ पर क्या कर दिया है, डिस्काउंट अलाउड में डाल दिया है। तो ये हमारा कोई लॉसेज है इसलिए इसको डेबिट किया है। और ये हमारा यहाँ पर इनकम था, भाई सामने वाली पार्टी से हमें डिस्काउंट मिल रहा है
तो हमने इसको यहाँ पर क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, रीजन पता चल गया आपको। इसके बाद थर्ड वाली एंट्री देखिए। थर्ड वाली एंट्री में कहता है कि गुड्स सोल्ड टू हरीश 30,000, यानी कि हमने सेल किया। अब यहाँ पर पूरी ट्रांजैक्शन में आप देखिए कहीं पर भी कैश वर्ड यूज नहीं लिखा हुआ कि हमने कैश में सेल किया है, तो हम क्या मानेंगे, हमने क्रेडिट में सेल किया इस पार्टी को। तो क्रेडिट सेल की बड़ी सिंपल सी एंट्री है, डेटर्स टू सेल्स, और डेटर्स का नाम यहाँ पर क्या है, हरीश। हरीश डेबिट टू सेल्स, अमाउंट डाल देना 30,000 और 30,000। अब देखिए सेल्स को अगर हम बोलते भी क्रेडिट क्यों किया आपने सेल्स को, तो इसका रीजन है कि ये हमारी इनकम है, और गोल्डन रूल का कहता है कि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, या फिर LIC वाली ट्रिक भी कहती है जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो आपने क्रेडिट करना होता है। सेल्स हो रही है, और हरीश हमारा क्या है, डेटर। वो डेटर क्या होती है, हमारी असेट्स, और जब भी हमारी असेट्स बढ़ती है तो हमने वो डेबिट करना होता है। दोनों का रीजन समझ में आया आपको। इसके बाद नेक्स्ट वाली एंट्री देखिए, फोर्थ वाली, हरीश रिटर्न गुड्स 2,000, यानी कि हरीश ने गुड्स 2,000 की रिटर्न कर दिया। तो ये और भी सिंपल एंट्री है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने हरीश की सेल की एंट्री की थी, अब इसी की जो रिटर्न की करनी है एंट्री। तो रिटर्न में क्या करना था, हरीश को डेबिट किया था, तो रिटर्न के केस में आपने हरीश को क्रेडिट कर देना है। ठीक है, और ये सेल्स यहाँ पर डेबिट था, तो यहाँ पर ये सेल्स हो जाएगा, सेल्स यहाँ पर क्रेडिट था तो यहाँ पर हो जाएगा सेल्स डेबिट। ठीक है, बस आपने एक वर्ड यहाँ पे लिख देना है जिसका नाम है रिटर्न। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, आपको एग्जाम में पूरा लिखना है। और जितना भी अमाउंट से किया है 2,000 से किया शायद, हाँ जी, तो आपने 2,000 से यहाँ पे डेबिट कर देना है, और 2,000 से ही यहाँ पे क्रेडिट कर देना, आपकी यहाँ पे एंट्री मैच हो जाएगी। इसके बाद आते हैं फिफ्थ वाली ट्रांजेक्शन पे, फोर्थ वाली भी होगी। अब यहाँ पे लिखा है कि रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसके अकाउंट में कितने बनते हैं पैसे, यानी कि हम उसके अकाउंट से कितना ड्यू करते हैं। 30,000 की यहाँ पे सेल की थी, उसको 30,000 देने चाहिए थे, लेकिन हमने यहाँ पे रिटर्न भी कर दिया है। अब रिटर्न वाले पार्ट को अपना माइनस कर दोगे, किसमें से, इसमें से 30,000 की गुड्स में से अगर 2,000 की वापिस कर दिया तो 28,000 की, 28,000 की जो गुड्स है उसके पास है उसका उसने पैसा देना चाहिए था, लेकिन उसने यहाँ पे कितना दिया, 27, मतलब इस तरीके से। तो यहाँ पर उसने कहीं ना कहीं 500 रुपीज़ का डिस्काउंट ले लिया। आप ऐसे डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ऊपर वाले केसेस में लिखा था कि 100 का डिस्काउंट है, लेकिन यहाँ पर हमें डिस्काउंट की वैल्यू नहीं दिया, बस डिफरेंस दिया कि 28,000 दें तो 27,500 दिए एक्चुअली में आए, तो यानी कि 500 का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो इस तरीके से आप डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, आते हैं यहाँ पे फिफ्थ वाली एंट्री पे। अब देखिए पहले क्या कहते हैं, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश। सबसे पहले आपने करना, कैश हमारे पास आ रहा है तो डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट आ रहा है, 27,500, ये अमाउंट आ रहा है हमारे पास इन फुल सेटलमेंट। और देखो अब काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं यहाँ पे जो कहीं पर भी डिस्काउंट का वर्ड तो है नहीं, आपने एम क्यों डाल दिया। तो ये फुल सेटलमेंट होता है, यानी कि जो आपको ये दिखाई दे रहा है सेटलमेंट वाला जो वर्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसका मतलब डिस्काउंट ही होता है, इसका मतलब डिस्काउंट ही होता है। ये भी आपने याद रखना है कि अगर किसी ट्रांजैक्शन में आपको फुल सेटलमेंट वर्ड दिखा है तो इसका मतलब डिस्काउंट ही होता है, कि हमने 28,000 के अमाउंट को 27,500 में सेटल कर दिया। तो ये आपको डिस्काउंट की फॉर्म में इसको समझना है। ठीक है, कैश हमारे पास हरीश से आया यहाँ पे 27,500, हमने डेबिट कर दिया। अब कैश के साथ में डिस्काउंट आता है, आप ना आंख मीच के लिख दो बिल्कुल कि कैश के साथ में हमेशा डिस्काउंट आता है। अभी डेबिट हो रहा है तो आपने अलाउड याद रखना है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो भी उसको 28,000 देने थे, उसने 27,500 के 500 रुपये उसने नहीं दिए, वो हमारा लॉस है एक तरीके से। ठीक है, और क्रेडिट द गिवर, जहाँ से पैसा आया है, यानी देने वाला कौन है, हरीश। हरीश पेमेंट करने वाला है, तो आपने इसको 28,000 से यहाँ पर क्रेडिट कर देना है। अब देखिए एक मैजिक दिखाते हैं आपको। हरीश को यहाँ पे डेबिट किया गया था 30,000 से, और हरीश को यहाँ पे क्रेडिट किया 2,000 से। तो अल्टीमेटली अगर इसका अमाउंट और इसका अमाउंट का कंपैरिजन करें तो अभी भी हरीश का कितना डेबिट रहता है, अभी भी हरीश का रहता है 28,000 से डेबिट।
इन दोनों का नेट निकालते हैं और यहाँ पर हमने हरीश को क्रेडिट कर दिया 28,000 से, तो डेबिट और क्रेडिट इस तरीके से कैंसिल हो जाता है। ये थोड़ा डेप्थ में बता दिया मैंने बीकॉम लेवल का, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जो कभी ना कभी डेबिट हुआ है आगे जाके वो क्रेडिट भी होता है, ताकि उसका इफेक्ट हम खत्म कर सकें। ऐसा नहीं होता किसी एंट्री को हमने एक बार डेबिट कर दिया क्रेडिट कर दिया तो जिंदगी में क्रेडिट ही रहेगा। सेल्स भी कहीं ना कहीं जाती है, हरीश भी कहीं ना कहीं जाएगा, इस तरीके से। अब आते हैं 6 वाली ट्रांजैक्शन पे, सोल्ड गुड्स टू क्रोपाल, क्या नाम है इसका, ठीक है। पहले तो यहाँ पे हमने गोपाल कर देना है कि हमने गोपाल को सेल किया है, और यहाँ पे 60,000 का अमाउंट है, एट द रुपीज़ ऑफ 10% रेट है, और रेट भी कौन सा है, ट्रेड है, ट्रेड डिस्काउंट ऐसे। परचेज गुड फ्रॉम रवि ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000, नेक्स्ट वाला सही है, बस यहाँ पे आपने ये लिख देना है, यहाँ पर भी ट्रेड डिस्काउंट ही होगा, ठीक है। तो एंट्री कहती है कि सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 60,000 एट द रुपीज ट्रेड डिस्काउंट। सबसे पहले आपको समझ जाना है कि दोनों केसेस में ट्रेड डिस्काउंट है, और ट्रेड डिस्काउंट के रिगार्डिंग मैंने क्या लिखवाया था कि ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन तो होती है, ट्रेड डिस्काउंट की, बड़ा कर देता हूँ, कैलकुलेशन तो होती है बट कभी भी इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। यानी कि जनरल एंट्री में हम कभी भी डिस्काउंट अलाउड या फिर डिस्काउंट रिसीव्ड इसकी फॉर्म में नहीं करते हैं। अगर होता है डिस्काउंट अलाउड या फिर डिस्काउंट रिसीव तो कैश डिस्काउंट का होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट की रिकॉर्डिंग कहीं पर भी बस माइनस कर देना होता है। तो गुड्स सोल्ड गुड्स टू गोपाल आपने इसकी एंट्री कर देनी है बस, ठीक है। 6 वाली ट्रांजैक्शन है, अगर हम क्रेडिट में किसी को सेल्स करते हैं तो हमारे डेटर्स बनते हैं, डेटर्स हमारी असेट्स होती है, जब असेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखना है गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इस तरीके से। और अमाउंट के टाइम पे आपने 60,000 का जो 10% बनेगा, ये आपको 60,000, इसका 10% होगा 6,000, तो आपने माइनस कर देना है यहाँ से, और अल्टीमेटली अमाउंट आएगा 54,000। यानी कि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी, बस कैलकुलेशन होगी, और यहाँ से आपने रिकॉर्ड करना है। तो एंट्री के अमाउंट में आएगा 54,000 डेबिट, और 54,000 को ही आपने क्रेडिट कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट वाली भी सेम है, बस यहाँ पर हमने सेल किया था गुड्स को, यहाँ पे गुड्स सोल्ड थी, और यहाँ पर परचेज वाला केस आ जाएगा, इतना डिफरेंस है। बाकी इसकी बस ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर देना है। अगर हमने 20,000 के गुड्स परचेज किए हैं, उसका 15% कितना होगा, तो उसका होगा 3,000। आपने डिस्काउंट दे रहे तो लेस कर देना है, 20,000 में से माइनस किया, ये आ जाएगा 17,000। तो एंट्री हो गया हमारी इससे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, परचेज किया है, तो 7th वाली एंट्री परचेज क्रेडिट में क्या है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू, पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम है रवि, रवि से हमने गुड्स परचेज किया है जिस पर ट्रेड डिस्काउंट लगा हुआ है। अब यहाँ पर एंट्री के टाइम पर आपने जो अमाउंट डालना है वो 17,000 डालना है। रीज़न आपको पता है कि ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट है, बस इसको लेस किया जाता है। अगर इसके बाद कोई कैश डिस्काउंट होता सीक्वेंस में तो हम उसको माइनस करते हैं। अगर इसके बाद भी यहाँ पर 5% डिस्काउंट होता कैश वाला तो हम यहाँ पर माइनस करते फिर उसकी रिकॉर्डिंग करते, जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन करने हैं। किसी बच्चे को डाउट्स आते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं।